हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 इतिहास के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मुगल 16वीं से 18वीं शताब्दी, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, सही जोड़े बनाइए, अर्थात हम लोग को मिलान करना है। ठीक है, तो इसका मिलान हम लोग कैसे करेंगे देख लीजिए आप लोग। तो पहले है मनसब, तो मनसब का मिलान करेंगे हम लोग पद के साथ। किस चीज के साथ? तो पद के साथ। फिर है मंगोल, मंगोल का मिलान हो जाएगा आपका अजबेग के साथ। फिर है सिसोदिया राजपूत, तो सिसोदिया राजपूत का मिलान हो जाएगा मेवाड़ के साथ। फिर है राठौर राजपूत, तो राठौर राजपूत का हो जाएगा आपका मारवाड़ के साथ। फिर है आपका नूरजहां, नूरजहां आपका हो जाएगा जहांगीर। तो फिर से एक बार देखिए कैसे मैंने इसको मिलान किया। मनसब को जाइएगा पद में, मंगोल चल जाएगा आपका उज्बेक में, सिसोदिया मेवाड़ में, राठौर राजपूत मारवाड़ में और नूरजहां जहांगीर में। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 1 का मिलान करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग एक बार। रिक्त स्थान भरे, तो यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिया हुआ रहेगा जिसको आपको सही शब्दों के साथ भरना है। तो कौन नंबर में क्या है? दक्कन की 5 सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर, डैश और डैश थी। तो यहाँ पर तीनों का नाम दिया हुआ है, 2 छूट गया है। तो उन दोनों का नाम है बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे इसका आंसर दिया हुआ है। तो 2 क्या हो जाएगा सल्तनत, बीजापुर और गोलकुंडा। फिर उसके बाद ख नंबर क्या है, यदि जात एक मनसबदार के पद पर वेतन का घोतक है तो सवार करके डैश को दिखाता है। तो सवार कर कर किसको दिखाता है? तो सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता है। ठीक है, फिर ग नंबर क्या है? ग नंबर है अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी डैश के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वो विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। तो उसने क्या लिखा था? सुलह ए कुल। क्या लिखा था? सुलह ए कुल के विचार को गढ़ने में मदद किया, जिससे जो है विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों पर वो राज्य कर सका। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया है। जो पहला नंबर है क, उसका आंसर हो जाएगा बीजापुर और गोलकंड। ख नंबर का आंसर होगा उत्तर सैन्य उत्तरदायित्व। ग नंबर का उत्तर हो जाएगा सुलह एक कुल। ठीक है, 2 नंबर क्लियर है, कोई प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार आप लोग। मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन कौन से थे? तो मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपका गुजरात और मध्य प्रदेश। आंसर में कैसे लिखिएगा? मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत गुजरात तथा मध्य प्रदेश थे। 4 नंबर का आंसर क्या लिखिएगा? क्वेश्चन नंबर 4, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? तो मनसबदार और जागीर के बीच संबंध हम लोग को बताना है। तो ये हम लोग कैसे बताएंगे? हम लोग लिखेंगे मनसबदार और जागीर के बीच संबंध। पहले पॉइंट में इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, पहले पॉइंट में लिखेंगे मनसबदार का संबंध ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिनका कोई मनसब अर्थात कोई सरकारी दायित्व या पद होता था, उसे मनसबदार कहा जाता है। और मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करके भूमि में पाते थे, जहां जिसे जागीर कहते थे, जो तकरीबन इकताओं के समान था। तो जागीर किसे कहते हैं? जो मनसबदार अपना वेतन भूमि से एकत्रित राजस्व से एकत्रित करते थे ना, उन्हें जागीर कहा जाता था, जो एक तकरीबन इकताओं के समान था। फिर आगे क्या है? मनसबदार मुक्तियों से भिन्न और जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वह स्वयं देश के किसी भाग में सेवारत करते थे। तो जो मनसबदार जो होते थे ना, वो राजस्व से जो गांव से कर एकत्रित करते थे, उनको उनके नौकर एकत्रित किया करते थे, वो स्वयं उनको
एकत्रित नहीं किया करते थे, वो स्वयं क्या करते थे, तो वे स्वयं किसी देश के अन्य भाग में सेवा देते थे, ठीक है, अन्य भागों में काम किया करते थे। तो मनसबदार और जागीर के बीच क्या क्या संबंध है इसको भी हम लोगों ने देख लिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। आपको एकदम अच्छे से कॉपी में इसको लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पढ़िए पहले। मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या क्या भूमिका थी, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। तो जमींदार की मुख्य भूमिका थी मध्यस्थ व्यक्ति जो किसानों से राजस्व प्राप्त करते थे, उनके अलावा वे एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में जमा करते थे। तो जमींदार की क्या भूमिका थी मुगल प्रशासन में? तो जमींदार जो है ना वो व्यक्तियों से राजस्व को एकत्रित करता था और उस एकत्रित किए गए राजस्व को सरकारी खजाने में जमा कराता था, ठीक है। यही बस जमींदार का काम था। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, शासक प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाले चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? तो ये चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी उनके बारे में हम लोग को लिखना है। उत्तर में लिखेंगे हम लोग, अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं, धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं को अकबर को ज्ञात हुआ। हिंदू कट्टरता प्रजा के विभाजन और असमंजस के लिए उत्तरदायी होती थी। धार्मिक चर्चाओं के फलस्वरूप अकबर ने प्रशासन में सहिष्णुता की नीति को अपनाया। इन चर्चाओं ने उनसे प्रशासन की एक स्पष्ट सोच प्रदान की जिसमें शांति और न्याय पर बल था, ठीक है। तो अकबर ने जो है शासन, धार्मिक विद्वानों पर क्या क्या चर्चाएं थी, उस पर क्या महत्वपूर्ण था, इसके बारे में जो आंसर लिखना था उसको हम लोगों ने बहुत ही आसानी से शब्दों में लिख दिया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह लिखना है और इसको याद करके रखना है, ठीक है। फिर आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बदल दिया? तो जो मुगल है ना, मुगल ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर अधिक बल क्यों दिया था? इसके पीछे क्या कारण था उसको हम लोग इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे, मुगल 2 महान शासकों के वंश के वंशज थे। पिता की ओर से वो ईरान एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे और माता की ओर से वो चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के अधिकारी थे। चंगेज खान कितना बड़ा शासक था, आप आगे की क्लासेस में उनके बारे में जान जाइएगा। वो एकलौता ऐसा शासक था जिसने लगभग पूरी एशिया पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और सभी लोग चंगेज खान के नाम से ही डरते थे। तो मुगल जो है वो लोग तैमूर और चंगेज खान दोनों के वंशज थे। मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। जो मुगल है ना वो अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्ति के नरसंहार से संबंधित थी। तो जो चंगेज खान था ना उसने ना जाने कितने लोगों को मारा था और उसका नाम जो है नरसंहार से संबंधित था। यही स्मृतियां मंगोलों की प्रतियोगी उज्बेकों से भी संबंधित थी। मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो मुगल जो है तैमूर के वंशज होने पर गर्व इसलिए करते थे क्योंकि उन्होंने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो मुगल अपने आप को तैमूर वंशज होने पर अधिक बल क्यों देते थे इसके बारे का भी हम लोग आंसर देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग पढ़िएगा, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी था? तो जो भू राजस्व अर्थात कर से प्राप्त होने वाला आय जो किसानों से वसूला जाता था मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी था? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, भू राजस्व राज्य की आय प्रमुख स्रोत था।
राज्य के खर्च जैसे मनसबदार, कलाकारों, मजदूरों और अन्य सरकारी कर्मचारियों राजस्व पर ही आश्रित थे। सभी प्रशासनिक काम इस आय से ही पूरे होते थे। मतलब जो भू राजस्व का होने वाला आय था ना, उससे मनसबदार, कलाकार, मजदूर, सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था। वो लोग इसी पर निर्भर करते थे और जो सारे प्रशासनिक कार्य थे वो इसी आय से पूरे होते थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग समझ चुके हैं। सभी क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार पढ़िए आप लोग। मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी। तो जो मुगल थे ना, उनके लिए केवल तुरानी और ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी, इसका उत्तर हम लोग जल्दी देख लेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। तो मुगलों ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह में प्रशासन में नियुक्त किया। शुरू से ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इन्हें छोटे समूह के साथ साथ उन्हें शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों एवं अन्य समूह को सम्मिलित किया गया। इससे उनको भारत में अपने शासन करने में विस्तार करने में सहायता मिला, जिससे वो केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो क्यों महत्वपूर्ण था हम लोगों ने ये देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का पहले आप लोग प्रश्न पढ़िए। मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इससे भारत के विभिन्न धर्मों एवं पथों के अनुयायी भारत की विविधता में एकता का स्वरूप प्रदान करते हैं। इससे भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत और अधिक दृढ़ होगी। मतलब जो भारत में विविधता पाया जाता है ना, यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। ये जो है भारत के लिए कोई चुनौती नहीं माना जाएगा, क्योंकि भारत जो है विविधताओं में एकताओं वाला देश है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए आप लोग। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। आप क्या सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फैसला मुगल के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? तो जो मुगल साम्राज्य था उसमें किसान अनिवार्य क्यों थे? और आप क्या सोचते हैं कि आज के समय भारत में अमीर और गरीब के बीच फासला बढ़ गया है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था मुगल साम्राज्य में पूरी तरह किसानों पर आधारित थी, परंतु आज के समय धीरे धीरे ये औद्योगिक स्वरूप प्राप्त कर रही है। इससे कृषकों का महत्व मुगल साम्राज्य की तुलना में कम हो गया है। तो मुगल साम्राज्य में क्या होता था, कृषि ही राजस्व कर का एक प्रमुख स्रोत था, लेकिन अभी के समय में भारत औद्योगिक स्वरूप प्राप्त कर रहा है और इससे जो है कृषि पर मुगल साम्राज्य की तुलना में दबाव कम है। वर्तमान में अमीर और गरीब के बीच का अंतर मुगल साम्राज्य की तुलना में अधिक बढ़ गया। मतलब अभी जो है अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर हो गया है। मुगल काल में 5 से 6% व्यक्ति कुल संसाधनों के मात्र 61 मतलब जो मुगल साम्राज्य थे ना, उसमें 5 से 6% व्यक्ति कुल संसाधन के मात्र 61% और 5% का उपभोग करते थे, जबकि आज 5% देश के लगभग 90% संसाधनों का उपभोग करते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना अधिक अमीर और गरीब में फासला हो गया है। और इसी के साथ जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म हो गया है और हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।